हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो सामने आपके प्रश्न दिख रहा है कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। यूपी पीसीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया है। 125 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। प्रश्न बहुत ईजी है, लेकिन ईजी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे। मतलब आंसर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि उत्तर की शुरुआती ही 3 दोषों को बताते हुए शुरू कर देंगे कि 3 दोष ये हैं न्यायिक सक्रियता के। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। इंट्रो में क्या होना चाहिए, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, कंक्लूज़न में क्या होना चाहिए, इस पर हम अच्छे से अभी बात करेंगे कि हम इंट्रो में क्या लिखें। मेन बॉडी के जो पक्ष हैं, उनमें निहित जो पॉइंट हैं, उन पॉइंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम कौन से एग्जाम्पल दें, किस विधेयक का दें, किस तरह से कोई अधिनियम का एग्जाम्पल दें, कौन सा आर्टिकल ऐड करें कि जिससे उस पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाए और एग्जामिनर नंबर देने पे मजबूर हो जाए। तो इन सभी चीज़ों पर हम बात तो कर ही रहे हैं। कई सारे पिछले वीडियो में आपने ये सब चीज़ों को देखा होगा। तो आज का जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न में भी हम यही करेंगे कि मेन बॉडी में क्या करना है, कैसे लिखना है, उस पर बात करेंगे। इंट्रो कैसा होना चाहिए उस पर बात करेंगे और कंक्लूज़न कैसा होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात कि जो भी प्रश्न पर मैं इस टाइम पे डिस्कशन कर रहा हूँ, कोशिश आपको यही बता रहा हूँ करके कि किस तरह से उन प्रश्नों का आप आंसर एनसीईआरटी बुक को आधार बना करके लिख सकते हैं। राइट, आज का भी जो ये प्रश्न है, अभी आप देखेंगे कि इसको भी मैं एनसीईआरटी बुक को आधार बना करके आपको लिख करके दिखाऊंगा। राइट, और कल का जो प्रश्न था आप देखें तो मैंने प्रेम शंकर सर की कॉपी पर डिस्कशन जब कर रहा था, तब ये टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका सर ने आंसर लिखा था। इस पर मैंने खूब अच्छे से डिस्कशन किया है। लेकिन ये प्रश्न आप पढ़ें कि भारतीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है, इस पर मैंने खूब अच्छे से डिस्कशन किया। और साथ ही कैसे सुनिश्चित करती है, इसको मैंने एनसीईआरटी बुक से कैसे लिखा जा सकता है उस पर मैंने खूब अच्छे से बात की थी। इंट्रो कैसे एनसीईआरटी को आधार बना करके लिखा जा सकता है, कंक्लूज़न कैसे लिखा जा सकता है, हाँ, मेन बॉडी में जो कंटेंट यूज़ होंगे उनको कैसे एनसीईआरटी बुक को आधार बना करके लिखा जा सकता है, इन सब पर बात की थी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में तो पूछा ही गया है, ठीक है, यूपीएससी हिंदी संस्थान के द्वारा। लेकिन 2021 में यही प्रश्न आप देखने को आपको मिलेगा। थोड़ा वाक्य संरचना आपको चेंज वहाँ पर दिखेगी, लेकिन सेम प्रश्न आपको 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये प्रश्न है 2021 में पूछा गया है। राइट, एक मिनट, हाँ, 2021 में पूछा गया है और प्रश्न है, उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। और यहाँ का देखें तो ये वाला प्रश्न जो था वो ये था कि भारतीय शासन प्रणाली में विधायिका, एक मिनट, विधायिका मतलब संसद कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे, यहाँ कैसे, वहाँ माध्यम था, किन उपायों के माध्यम से। तो लगभग जो प्रश्न का नेचर है वो सेम है। खास बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से इस प्रश्न का आंसर एनसीईआरटी बुक से लिखा जा सकता है, उस पर मैंने डिस्कशन की। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका भी आंसर कैसे एनसीईआरटी बुक से लिखा जा सकता है, उस पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। दूसरी बात, जो ये आज हम न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों पर डिस्कशन करेंगे, आप ध्यान दिए हों तो इसके पहले गौरव सर ने 2 प्रश्नों पर डिस्कशन किया। 2023 का ये क्वेश्चंस पेपर है, आप देखें तो, और 2023 के क्वेश्चंस पेपर में जो पहला प्रश्न है, दूसरा है, इस पर गौरव सर ने बात की है अच्छे से। तो जो तीसरा प्रश्न है कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए, इस पर आज मैं बात करूँगा। राइट, चलिए चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न है कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। प्रश्न बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हमें इंट्रो पे काम करना होता है। इंट्रो 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, करंट से लिंक करके, या दूसरा कि उस प्रश्न में पूछे गए कोई आपको ऐसे शब्द दिख रहे हों जिनको परिभाषित करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, उसको परिभाषित कर दीजिए। इसके पहले की भी कई सारे वीडियो में मैंने बताया है कि आप उसमें लिखे हुए जो कुछ ऐसे तकनीकी शब्द हैं जो अनसुलझे से दिख रहे हैं, जिनको लगता है कि समझाया जा सकता है लिख करके, ऐसा नहीं, सबको नहीं। आप कई सारे प्रश्न का नेचर ऐसा होता है कि जहां आपको उसमें लिखे शब्दों को आप समझाने लगेंगे तो प्रश्न जो इंट्रो होता है वो बहुत हल्का हो जाता है। यदि मैं बात करूं तो इसके पहले कि कई सारे एक क्वेश्चन था अध्यादेश पे, तो मैंने वहां पर अध्यादेश को परिभाषित करने को कहा था। वैसे ही कल के क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो जो प्रेम शंकर सर ने आंसर लिखा है, इसमें भी आप देखेंगे तो सर ने विधायिका और कार्यपालिका को परिभाषित करके समझाया है कि क्या होती है विधायिका और क्या होती है कार्यपालिका संक्षेप में।
तो ज़्यादा अच्छा है कि उसमें आप वो शब्द ढूंढिए जिनको सब परिभाषित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप न्यायिक सक्रियता जो है उसको समझा सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता होती क्या है। न्यायिक सक्रियता संक्षेप में आप समझना चाहें तो न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य होता है कि जब नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जब कोई भी कानून इन अधिकारों को संरक्षित करने में असमर्थ हो जाता है तो न्यायालय है वहाँ पर अपनी भूमिका निभाता है उन अधिकारों को संरक्षण देने के लिए। इसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जबकि काम किसका है? कानून बना करके कार्यपालिका और विधायिका का है। लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है? यहाँ पर आकर के न्यायालय क्या कर रहा है कि अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अपनी भूमिका, सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इसी को न्यायिक सक्रियता का रूप दिया गया। वर्तमान में क्या हो रहा है कि आप देखेंगे न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन बन चुकी है वो जनहित याचिका है। वर्तमान में न्यायालय जनहित याचिका के तहत क्या कर रहा है? याचिका के तहत कई सारे दिशा निर्देश दे रहा है, कार्यपालिका को भी दे रहा है कि भाई देखिए कुछ चीज़ों का जब उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उस संदर्भ में जनहित याचिका के तहत न्यायालय कार्यपालिका को दिशा निर्देश देता है। जैसे आप विशाखा गाइडलाइंस देख सकते हैं कि 1997 में न्यायालय ने इस पर अपना कुछ दिशा निर्देश दिया और उसी को आधार बना करके 2013 में सरकार ने कानून पारित किया। ठीक है, तो यदि आप इंट्रो लिखना चाहें तो कैसे एनसीईआरटी से लिख सकते हैं उसको ज़रा देख लेते हैं एक बार। देखिए, ओके जस्ट सेकेंड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखें तो न्यायिक सक्रियता आप दिख रहा है, न्यायिक सक्रियता आप इसको जब पूरा पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर लिखा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका रही है। मतलब न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य साधन बन चुकी है, साध्य क्या है? एक तरह से देखा जाए तो साध्य है कि नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना। और ये साध्य को पाने के लिए क्या रास्ता अब अपनाया जा रहा है? क्या हो चुका है? जनहित याचिका। और न्यायिक सक्रियता का जो मुख्य उद्देश्य है वही है, साध्य क्या है? नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना। और उसका साधन वर्तमान में क्या हो चुकी है? जनहित याचिका। तो ये पूरा यदि हम पढ़ेंगे तो समय बहुत जाएगा। इस पूरे पैरा को आप पढ़ेंगे, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, आप पूरे पैरा को एक बार पढ़ेंगे तो जो अर्थ निकल करके आएगा वो आप इस तरह से भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, भूमिका क्या लिख सकते हैं दिखा रहा हूँ यार, ये हट जा रहा है। ओके, ठीक है, चलिए देखिए भूमिका आप क्या लिख सकते हैं। भूमिका में आप लिख सकते हैं कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में मौजूद कानूनों की असमर्थता की स्थिति में न्यायालय के हस्तक्षेप को न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जाता है। आप कुछ इस तरह से संक्षेप में न्यायिक सक्रियता को समझा दिए। अब कुछ एग्जाम्पल दे दें, जैसे 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न उन्मूलन एवं आर्टिकल 14, 19 व 21 के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई। ठीक है, अब जारी की गई तो 1997 में आप देखेंगे तो न्यायालय ने क्या किया था कि विशाखा गाइडलाइंस जारी किया था और वो कहा था कि कार्यस्थल पर यदि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला उठ रहा है तो ये आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। इस आधार पर न्यायालय ने 1997 में दिशा निर्देश दिए और उसी को आधार बना करके 2013 में जो कार्यपालिका है या विधायिका है उन्होंने कानून पारित करके इसे क्या किया? कानूनी दर्जा प्रदान किया। यदि आप एनसीईआरटी में थोड़ा देखें इस चीज़ को तो मैंने कैसे समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो यहाँ पर जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ वो देखिए ज़रा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि खुद करें और खुद से सीखें। जनहित याचिका के माध्यम से दायर कम से कम एक मुकदमे का ब्यौरा जुटाएं और पता करें कि किस प्रकार उस मामले से जनता के हित की रक्षा हुई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मामलों को ऊपर अभी खुद से जुटाया है। ये काम खुद से करना आप सीखें, राइट। या तो आप सीखें या तो एक दूसरा रास्ता ये भी है कि आप एनसीईआरटी बैच जो यूपीएससी हिंदी संस्थान के द्वारा संचालित है उसका हिस्सा बन जाएं। देखिए मैं मतलब साफ तौर पे ये बात कह रहा हूँ, यदि सच में एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो दो रास्ते हैं। या तो मैं जो बता रहा हूँ इसको करिए, ये कर पाने में आप सक्षम नहीं है तो एनसीईआरटी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर अच्छे से डिस्कशन किया गया है। आप ये समझिए कि मैंने इसके पहले भी कई सारे वीडियो में बोला है कि आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं
सेल्फ स्टडी, आपका टारगेट ये है, राइट। यहाँ जब खुद से करते हैं तो यहाँ पर पहुँचने में हो सकता है कि आप पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन आपका समय शायद ज़्यादा लग जाए। लेकिन जब आप किसी को माध्यम बनाते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो ये समय जो आपका बहुत ज़्यादा लग रहा है वो कम हो जाता है, राइट। तो NCERT बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। यदि मैं NCERT बैच के कोर्सों को एक बार आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, NCERT बैच जो है, ये सारी विशेषताएं हैं NCERT बैच की 2025 और 26 के लिए। UPSC हिंदी टीम और चयनित अभ्यर्थियों के मेंटरशिप में 500+ आवर्स के माध्यम से बेसिक तैयारी कराई जाती है। 2500 मात्र फीस है इसकी। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से नियमित मेंटरशिप दिया जाता है। तो बहुत सारी विशेषताएं आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी सारी डिटेल्स के लिए और भी कई सारे कोर्स हैं, हिंदी साहित्य के लिए हैं, राइट। टेस्ट सीरीज चल रही है, UP PCS टेस्ट सीरीज़ है, फीस पे भी छूट है। आप व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। UPSC मेंस टेस्ट सीरीज़ आप देख सकते हैं। अनुकरण, ये हिंदी साहित्य के लिए है। सृजन बैच की शुरुआत हो चुकी है, एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। 10 जुलाई से जो है नई बैच जो है शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष कोर्स के डिटेल्स हैं, विशेषताएं आप इसको देख सकते हैं। फीस 1000 है मात्र, राइट। व्हाट्सअप कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। एडमिशन के लिए व्हाट्सअप जब आप करेंगे तो और भी सारी जो डिटेल्स देनी होंगी वो वहाँ पर दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था कि ये पढ़ने के बाद जनहित याचिका के माध्यम से दायर कम से कम एक मुकदमे का ब्यौरा जुटाएं, राइट। और पता करें कि किस का उस मामले से जनता के हित की रक्षा हुई है। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आर्टिकल 14, 19 या 19 व 21 का उल्लंघन है। मतलब इस तरह की यदि कृत्य हो रहे हैं तो वो किसके उल्लंघन है? 14, 19, 21 का आर्टिकल। और न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देश जारी किए। मतलब ये इस तरह के उल्लंघन है किसके? इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसलिए न्यायालय ने 1997 में दिशा निर्देश जारी किए। और महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, थोड़ा जूम करूं तो रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 पारित हुआ। तो बहुत संक्षेप में इन चीज़ों को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ऐड किया है, बहुत विस्तार नहीं दिया है और आपको भी ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे देने की। तो यहाँ पर आप देखें तो आपने ब्यौरा जुटा लिया। ब्यौरा ये जुटा लिया कि कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न के मामले उठ रहे थे उसके मतलब उसको निवारण के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए न्यायालय ने 1997 में विशाखा दिशा निर्देश जारी किए और बाद में 2013 में कार्यपालिका ने उस पर अधिनियम पारित करके उसे कानूनी दर्जा प्रदान किया। अब आगे इसमें है कि उस मामले से जनता के हित की रक्षा हुई। हित की रक्षा क्या हुई? अब यहाँ पर ये आप हित की रक्षा में ये नहीं बताने लगेंगे कि अब महिलाएं मतलब बिना डरे अब कार्य पर जाने लगी। कई लोग ऐसा लाभ बताने लगते हैं, इस तरह से लिखने लगते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। यदि जनता के हित की रक्षा हुई तो आप जनता के हित की रक्षा में आप कुछ ये संवैधानिक जो प्रावधान है, जो आर्टिकल हैं, इन सब का उदाहरण देंगे कि आर्टिकल 14, 19, 21 इन सब का जो हुआ संरक्षण प्रदान हुआ। उसी तरह यदि एक एग्जाम्पल मैं और दूँ तो MC मेहता बनाम भारत संघ मामला 2002, जिसे दिल्ली वाहन प्रदूषण मामला 1998 के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहनों में CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए एवं सार्वजनिक वाहनों में सुधार हेतु निर्देश दिए, राइट। ये ब्यौरा आपने जुटा लिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, आप फ़ायदा देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है एक तरह से आर्टिकल 21 के अनुरूप है, राइट। और गवर्नमेंट क्या कर रही है वर्तमान में? अब गवर्नमेंट ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें, उसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो हम ये लिख सकते हैं कि BS6 वाहन को आप देख सकते हैं कि दिल्ली में ये चीज़ें की जा रही हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए PM उज्ज्वला योजना खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पारंपरिक रूप से यूज किए जाते हैं कोयला, गोबर के जो उपले होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनसे वायु प्रदूषण बढ़ता है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो उसके लिए भी और न्यायालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ ये योजनाएं भी संचालित हैं, कुछ इस तरह से लिंक कर सकते हैं, राइट। तो ये काम, अब आप ये भी सोचें कि इसको भी NCERT में लिख दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए भी क्योंकि ये सब चीज़ें यदि NCERT ना एक मतलब किसके लिए बनी है? क्लास 11th की NCERT आप पढ़ रहे हैं,
अब यहाँ से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस प्रश्न बना रहा है तो आप किस लेवल पे जा कर के पढ़ रहे हैं ये भी तो देखिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आंसर लिखे जा सकते हैं, ये पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खुद करें, खुद सीखें कहा जा रहा है, तो खुद से करिए। अभी न्यायिक सक्रियता की यदि आप सकारात्मक परिणामों को देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट को खोज लिया है कि न्यायिक सक्रियता के यदि सकारात्मक परिणामों को देखें तो इसमें न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला जनहित याचिका के तहत। और दूसरा यदि देखें तो कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। उसी तरह यदि हम निगेटिव पॉइंट को देखें तो उसको मैंने भी यहाँ पर क्या किया है, कोड किया है कि इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। यदि न्यायिक सक्रियता जैसे कार्यों जो कार्य कार्यपालिका विधायिका का है वो काम न्यायालय कर रहा है तो इससे क्या होगा, न्यायालय पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। अब काम का बोझ बढ़ तो जाएगा, लेकिन आपकी अभी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसके लिए भी कुछ तथ्य ढूंढ लें। तथ्य मैंने जैसे मैं पढ़ता हूँ तो तुरंत जा कर के गूगल पे सर्च मारा कि भाई वर्तमान में न्यायालय पर काम का बोझ कितना है, तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीशों के सामने 80,000 से अधिक मामले पेंडिंग में हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष लगभग 45,000 मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो मैंने तथ्य जोड़े लिए। अब कहीं पर भी जब भी मुझे मौका मिलेगा न्यायिक सक्रियता पे लिखने का तो ये आंकड़े भी दे दूँगा और बहुत बढ़िया हमें नंबर आ जाएंगे। अब आंकड़े याद नहीं हो रहे हैं, देखिए आंकड़े सब नहीं याद करने होते, बहुत सारे आंकड़े आपको मिलेंगे, लेकिन जो ज़रूरी आंकड़े हैं ये बहुत अपनी ज़्यादा महत्व रखते हैं ये आंकड़े, तो ये याद होने भी चाहिए आप सभी को, राइट। तो यहाँ पर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 80,000 से अधिक मामले हैं, उसका आधा कर लीजिए, लगभग 40,000 लगा दीजिए, नहीं याद आ रहा है 4500, सॉरी ये 4500 है, ये 80,000 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। ये आपको याद ही करना पड़ेगा फिर तो, मुझे लगा ये 40,000 है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर जैसे ये कार्टून बोझों वाला ये जो चलता है बहुत बढ़िया है, ये आपकी जो निष्क्रियता है माइंड की उसको सक्रिय करता है। कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि मेरा ख्याल है कि न्यायिक सक्रियता का रिश्ता कार्यपालिका और विधायिका को यह बताने से कि उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब पूरा आप जब पढ़ेंगे बुक को, इस चैप्टर को, तो ये बात समझ में इस कार्टून या इस को आ रही है, इस अभ्यर्थी को या इस स्टूडेंट को मैं कहूँ या एक कार्टून को, कि जो बुक को पढ़ रहा है, आप पढ़ने के बाद खुद ये एहसास करेंगे कि न्यायिक सक्रियता का जो रिश्ता है वो कार्यपालिका और विधायिका को यह बताने से कि उन्हें क्या करना चाहिए जो वो कर नहीं रहे हैं। आगे लिखा है यदि विधायिका और कार्यपालिका ने भी फैसला सुनाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। मतलब जो न्यायपालिका का जो कार्यपालिका और विधायिका का काम था वो न्यायपालिका कर रही है। अब यदि विधायिका और कार्यपालिका फैसला सुनाने का काम शुरू कर देगी, न्यायालय का जो काम है वो करना शुरू कर दी, तो क्या होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि न्यायालय की छवि इस टाइम पे बहुत अच्छी है, राइट। न्यायालय अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहा है, वो फैसले जिस तरह से सुनाने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना अपने जो फैसले हैं वो तो सुना ही रहा है, लेकिन बढ़ चढ़ करके किसकी कहाँ हिस्सेदारी निभा रहा है, कार्यपालिका और विधायिका के भी कार्यों में। इसका मतलब है न्यायपालिका अपने कार्य को तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरे को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। तो इस टाइम पर ज़्यादा अच्छा होगा कि हम ये कंटेंट यहाँ पर लिखें कि न्यायपालिका अपने कार्यों के प्रति सजग व प्रतिबद्ध है। तो ऐसी स्थिति आने की उम्मीद नहीं है। मतलब कैसी स्थिति कि जो कार्यपालिका और विधायिका है वो न्याय देने का काम करें, ऐसी स्थिति आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि कार्यपालिका और विधायिका को कुछ कार्य करना है तो ये करें। मतलब हम ये कह सकते हैं भाई देखिए विधायिका और कार्यपालिका को कुछ काम करना है तो ये करें। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए काम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय सशक्त हो। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का काम करे कि जो इतने पेंडिंग मामले हों उनको जल्दी से सुलझाया जा सके। ODR की सफलता के लिए न्यायालयों का जो डिजिटलीकरण है उसको करे। तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया यदि कार्यपालिका विधायिका को आपको कुछ करना है ना तो ये सब चीज़ें करें, फैसला ना सुनाएं। लेकिन चलिए मान लीजिए एक टाइम के लिए फैसला सुनाने का काम करते हो तो क्या होगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो जाएगा। आर्टिकल 50 का भी उल्लंघन होगा जो DPSP में आप पढ़ते हैं। गतिरोध पैदा हो जाएंगे जो ये सरकार के जो ये अंग हैं विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके बीच में गतिरोध पैदा होने की स्थिति दिखेगी, ठीक है। और संसदीय प्रणाली जो है इस पर संकट दिखेगा। तो ये कुछ ये भी पॉइंट हम अपने से सोच कर लिख सकते हैं। ओके चलिए, उम्मीद है कि बहुत कुछ आप समझ रहे होंगे। ओके तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको ज़रा देखिए।
प्रश्न के बाद आप न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कर दिए और कुछ आपने एग्जाम्पल दे दिया कि न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता के तहत कुछ अच्छे काम भी करके दिखाए हैं। हालांकि पूछा दोषों पर है, तो ये जो सकारात्मक काम किए गए हैं इसको तो हम विस्तार दे नहीं सकते, तो संक्षेप में ही थोड़ा बता देंगे कि भाई न्यायिक सक्रियता के कुछ लाभ भी हैं, कुछ दोष ही नहीं है। मतलब यदि दोष पर ही, लेकिन पूरा फोकस दोष पर होना चाहिए, ज़्यादा कंटेंट हम दोष पर ही लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही ब्रीफली यहाँ पर बताने की कोशिश है, तो आप ये देखिए। फिर इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे अच्छे से कि 3 दोष, ठीक है। अब वो कौन से दोष हैं उनको बताएंगे कि वही एनसीईआरटी का पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि न्यायालयों पर काम का बोझ बढ़ा है। मतलब न्यायालयों पर काम का बोझ बढ़ा है, तो उदाहरण में पहले आप लिख सकते हैं कि उदाहरण में पहले से ही 80,000 व 45,000 मामले क्रमशः 80,000 केस पे सुप्रीम कोर्ट पे और 45,000 मामले सभी हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश के समक्ष हैं इस टाइम पे। बस इतना ही लिखना है, बहुत विस्तार नहीं देना है, ठीक है। कल के भी वीडियो लेक्चर में मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को बहुत विस्तार नहीं देना है, शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखें तो लिखा हुआ है कि न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जो कार्यपालिका को हल करना चाहिए, वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना आदि। जैसे ये चीज़ को मैंने एनसीईआरटी में दिखाया था कि आप देखें तो ये तीसरा पॉइंट है कि न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए था। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करना, चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। किसके हैं? ये कार्यपालिका और विधायिका के हैं। और कर कौन रहा है इस टाइम पे? कर कौन रहा है? न्यायपालिका, ठीक है, ओके। अब तीसरा पॉइंट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के कार्यों का जो अंतर है वो धुंधला हो गया है। जो उनके कार्य हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, अंतर धुंधला सा दिखाई दे रहा है। अब धुंधला सा दिखाई दे रहा है तो आप कुछ आंकड़े भी दे दें, जैसे जो आर्टिकल 50 व शक्ति पृथक्करण के विपरीत है का उल्लंघन है आदि। आपने आर्टिकल 50 लिख दिया, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को भी बता दिया। तो ये कुछ जो एडिशनल आप ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये भी अब मैं आपको दिखाऊं कि जो अभी इसके पहले का चैप्टर था उसमें तो ये चीज़ें आपने नहीं दिखाई। आप जब 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी जब कवर करेंगे तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके साथ ही क्लियर होते जाएंगे। ये इंटरलिंक करने की क्षमता आप में होनी चाहिए कि ऐसे में आप पीछे के जो चैप्टर आपने पढ़े वहाँ से उन कंटेंट के उदाहरणों को कैसे इन पॉइंट के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह जिस तरह से यहाँ पर मैंने बताया कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो साल भर में एक करंट अफेयर, एक टॉपिक ऐसा आ ही जाता है जहाँ पर ये पेंडिंग के मामले पर डिस्कशन तो हो ही जाता है करंट अफेयर्स में, तो वहाँ से भी ये काम आपका बन सकता था, ठीक है। तो 3 दोष आपने बता दिया। अब जो बारी आती है वो आती है निष्कर्ष की। निष्कर्ष थोड़ा आपको लंबा दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान दें तो पूछा गया कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर वर्णन कीजिए जो शब्द यूज़ हुआ है, पहले भी बताया कि बहुत सिंपली जब पूछा जाता है वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, तो जो प्रश्न में निहित पक्ष होते हैं उनको साफ तौर पर सब समझा देना होता है। निष्कर्ष क्या हो सकता है? यदि इसको एनसीईआरटी को बेस बना करके लिखना हो तो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आखिरी में, क्योंकि ये न्यायिक सक्रियता का शायद यहाँ पर पॉइंट ख़त्म भी हो रहा है। तो ये देखिए अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा, न्यायपालिका और अधिकार, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब दूसरा टॉपिक शुरू होता है तो आखिरी में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि क्या वास्तव में किसी भी कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका को क्या करना चाहिए। संबंधित टॉपिक से संबंधित कुछ निष्कर्ष देने का या कुछ आखिरी में कुछ बातों को ख़त्म करने के लिए कुछ बातें लिखी होती हैं, वही हमारे निष्कर्ष का काम कर जाती हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरों की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का सम्मान करे। मतलब लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरों की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। मतलब सकता है लगाया गया है, ये भी थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान दीजिए। ये नहीं लिखा गया है कि न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंचता है, ऐसा नहीं लिखा गया है। पहुंच सकता है मतलब संभावना है कि पहुंच सकता है, लेकिन लिखने वाला भी जानता है कि न्यायिक सक्रियता से आघात तो पहुंचता है, लेकिन इसके पॉजिटिव भी परिणाम हैं। तो आपने पॉजिटिव जो बातें हैं उसको भूमिका के जस्ट बाद आपने कुछ विशाखा गाइडलाइंस को आधार बना करके लिख दिया है। तो पहुंच सकता है, आप अच्छे से
इस लाइन को आधार बना करके वहाँ पर जो संबंधित अभी प्रश्न पर डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पर ये निष्कर्ष लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब के लिए आप कुछ ये एडिशनल चीज़ें याद रखिए कि आप न्यायपालिका को लिख सकते हैं कि इसके बाद कि न्यायपालिका को आत्मसंयम का परिचय देना चाहिए, कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, ताकि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे। कुछ इस तरह से लिख करके आप निष्कर्ष की समाप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष देखें तो लिखा गया है कि लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुँच सकता है। अतः न्यायपालिका को आत्मसंयम का एवं कार्यपालिका को संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। इस तरह से कुछ सजेस्टिव फॉर्मेट में आपने कंक्लूजन लिख दिया, आपका निष्कर्ष शानदार हो जाएगा। शब्द सीमा को लेकर के बहुत ज़्यादा आप चिंतित रहते हैं कि सर निष्कर्ष बहुत बड़ा हो जा रहा है। चलिए, आपको निष्कर्ष बड़ा लगता है तो ये 2 लाइन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तब भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर भी आपको बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर 125 शब्दों में था, आपने तो 150 शब्दों में लिख दिया। तो जब आपके कंटेंट अच्छे होते हैं तो थोड़ा बहुत सीमा का उल्लंघन आप करते हैं, 160 भी लेके चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, होगी ही नहीं। आप प्रेम शंकर सर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। और क्या मैं बताऊं, प्रेम शंकर सर ने 2 पेज में भर करके पूरा कंटेंट लिखा है और सर की रैंक जो रही है वो 2 रही है। और सर ने जो आंसर भी लिखा है वो बहुत शानदार लिखा है, इस पर मैंने डिस्कशन किया है। आप पहला भी प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न के जो आंसर है शब्दों को काउंट करेंगे तो 150 के ऊपर ही आपको शब्द मिलेंगे। लिखना कितने में था? 125 शब्दों में। ध्यान रहना चाहिए कि बस जो आप लिख रहे हैं वो कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो, ऐसे हों कि जहाँ पर मजबूर हो एग्जामिनर नंबर देने के लिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।